चवन, मुझे इस बहन जी से शादी नहीं करनी। माथुर निवास फूलों से सजा हुआ था और उसी घर में एक मंडप लगा था, जिसमें अभी एक लड़का बहुत ही सुंदर सी शेरवानी पहने बैठा था, पर उसका चेहरा सेहरे की वजह से ढका हुआ था और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ये लड़का कोई और नहीं, अग्निवंशी खानदान का बड़ा बेटा श्रेष्ठ अग्निवंशी ही था, जिसकी आज शादी हो रही थी, क्योंकि उसे इस शादी के लिए फोर्स किया जा रहा था। तभी पंडित जी वहां खड़े देव माथुर से बोले, शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है, आप कन्या को लेकर आइए। पंडित जी की बात सुनते ही देव जी अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोले, सीमा, नित्या को लेकर आओ। सीमा जी ने अपनी गर्दन हिलाए और ऊपर चली गई। कुछ ही देर में सीमा जी नित्या को लेकर मंडप में आई, जिसने घूंघट ओढ़ रखा था। पंडित जी के कहने पर सीमा जी ने नित्या को श्रेष्ठ के पास बिठा दिया। वैसे नित्या मंडप में बैठी तो थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फ्लैशबैक, शादी से 2 घंटे पहले नीरव माथुर निवास आया और उसके पीछे पीछे उसके पेरेंट्स भी आए। निव को वहां देखकर देव जी उसके पास आए और उन्होंने नीरव से पूछा, अरे नीरव बेटा, आप यहाँ? इस पर नीरव अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उनसे बोला, अंकल, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। सीमा जी देव जी की तरफ देखने के बाद नीरव से बोली, हाँ बेटा, बोलिए। तभी निक ने एक नज़र अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और फिर सीमा जी से बोला, आंटी, आप पहले नित्या को बुलाइए। नीरव की बात सुनकर देव जी ने थोड़ा डरते हुए नीरव से पूछा, नित्या को? उसने कुछ किया है क्या बेटा? इस पर नीरव अपना सिर ना में हिलाते हुए उनसे बोला, नहीं अंकल, पहले आप उसे तो बुलाइए। देव जी अपनी बीवी की तरफ देखते हुए उनसे बोले, सीमा, जाओ और उसे बुलाकर लेकर आओ। सीमा जी नित्या के रूम में आई, जहां नित्या चुपचाप बैठी हुई थी। नित्या के रूम में आते ही सीमा जी ने दरवाजा बंद किया और नित्या की तरफ आकर उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, अब क्या किया है तूने, जो नीरव अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया है? मैंने और तेरे पापा ने तुझे पहले ही ये समझाया था ना कि कुछ भी करके उसे अपने हाथ से मत जाने देना, तो फिर तूने क्या किया? नित्या अपनी माँ की पकड़ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं पता कि नीरव यहाँ क्यों आए हैं, मेरा यकीन करिए। इस पर सीमा जी नित्या को घूरते हुए बोली, देख लड़की, मैं एक बात तुझे साफ साफ बता रही हूँ कि अगर तेरी शादी अग्निवंशी खानदान के बेटे से नहीं हुई तो हम देव और सीमा तुझे किसी अमीर बूढ़े को करोड़ों में बेच देंगे। सीमा जी की ये बात सुनते ही नित्या की आंखें बाहर ही आ गई और उसे उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उससे ये सब बोल रही थी। नित्या अपनी आंसू भरी आंखों से सीमा जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अचानक से दरवाजा खुला और देव जी अंदर आए। वो दरवाजा बंद करते हुए नित्या से बोले, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि हमें पैसों से मतलब है, तुझसे नहीं। वैसे भी तेरे लिए कोई भी हमें अच्छे खासे पैसे दे देगा। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तो उसका पैसा भी हमें तुझसे ही वसूलना होगा ना। अभी चल, और खबरदार अगर वहां अपने मुंह से कुछ भी निकाला तो तेरी खाल खींच दूंगा मैं, चल। नित्या को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स कितने कमीने और शैतान हैं। वो तीनों वहां आए और देव जी निक के आगे नित्या को खड़ा करते हुए बोले, ये रही आपकी नित्या, नीरव बेटा। अभी बोलिए, आपको इससे क्या बात करनी थी? वो सब अभी एक रूम में खड़े थे, जिसका दरवाजा भी निक ने बंद कर दिया था, ताकि कोई भी बाहर वाला उनकी बात ना सुन पाए। निक की इस हरकत से माथुर फैमिली के अलावा निक के पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो रहे थे। निक नित्या के पास आते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे बोला, नित्या, मैं जानता हूँ कि ये सुनने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। निक की ये बात तो उन सभी के लिए जैसे बिजली का झटका थी, जिसके बाद सब एक गहरे सदमे में जा चुके थे। तभी दक्ष जी निक के हेड अपने होश में आते हुए अपने बेटे से बोले, तुम अपने होश में तो हो नीरव? तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? इस पर नीरव अपना सिर हिलाते हुए अपने डैड से बोला, मैं अपने पूरे होश में हूँ डैड, और मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा है। मैं नित्या से शादी नहीं करूँगा, बल्कि मुझे इस बहन जी से शादी करनी ही नहीं है। निस्व की ये बात सुनकर जहाँ नित्या की आंखों में फिर से पानी भर आया था, वही दक्ष जी उनकी वाइफ के साथ नित्वा को ही घूर रहे थे। देव जी और सीमा जी नित्या को अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। लभी अनिका जी नीरव की मॉम नीरव पर चिल्लाते हुए बोली, नीरव, अपनी जुबान संभाल कर बात करो और थे मत भूलो कि तुम एक लड़की के बारे में ये सब बोल रहे हो। अनिका जी की बात सुनकर निश्व नित्या को ऊपर से नीचे तक देखकर बेशमों की तरह अपना मुंह बनाते हुए अनिया जी से बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा मोम। लुक एट हर और किस एल से ये लड़की आपको मेरी बीवी बनने के लिए परफेक्ट लग रही है।
ना कोई क्लास है और ना ही कोई स्टेटस, मिडिल क्लास। अचानक से दक्ष जी अपने बेटे पर चीखते हुए अपनी ऊंची आवाज में बोले, इनफ इज इनफ नीरव। अगर तुझे इससे शादी करनी ही नहीं थी तो तूने हमें ये क्यों कहा था कि तू नित्या से शादी करना चाहता है और हम नित्या के पेरेंट्स से तेरे और नित्या की शादी के लिए बात करें। इस पर निक अपनी आंखों को घुमाकर अपनी अकड़ के साथ बोला, आई एम सॉरी डैड, वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे शर्त लगाई थी और जैसा आप जानते हैं कि मैं कोई भी शर्त नहीं हारता। नित्या ने तब से लेकर अब तक सब कुछ चुपचाप सुना, पर अभी उसने अपना मुंह खोलते हुए नीरव से पूछा, शर्त। नित्या का सवाल सुनकर नीरव नित्या को अपनी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, हाँ तुम मेरे लिए सिर्फ एक चैलेंज ही थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुमसे शादी कर लूंगा? ये सब सोचने से पहले एक बार खुद को मिरर में देखा होता कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। जहाँ एक तरफ नित्या का दिल टूट रहा था, वहीं दूसरी तरफ देव जी और सीमा जी के हाथ से इतना बड़ा मौका छूट रहा था। ऐसा नहीं था कि नित्या निव से प्यार करती थी, निक ने ही डायरेक्टली देव जी और सीमा जी से नित्या का हाथ मांगा, वो भी अपने पेरेंट्स को आगे करके। वही जब उन दोनों लालची और मक्कार पति पत्नी को अग्निवंशी खानदान नाम की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली, वो झट से मान गए। नित्या को अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, वो सिर्फ 19 की थी और उसे आगे और पढ़ना था, पर उसके लालची पेरेंट्स ने उसे मजबूर किया और वो बेमन शादी के लिए मान चुकी थी, वरना खुद उसे निरख में या उसके अग्निवंशी खानदान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नित्या को अपनी इंसल्ट सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो करती भी क्या? अगर वो कुछ भी बोलती या करती तो उसके माँ बाप उसे इसकी और कड़ी सजा देते और नित्या अभी खुद इस हालत में नहीं थी कि वो और तकलीफ सह पाए, इसीलिए वो अपनी इंसल्ट चुपचाप सह रही थी। वही नीरव की बात सुनने के बाद देव जी अपने माथे को बक करते हुए अपने मन में सोचने लगे, नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और ये लड़की फिर से हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। मुझे कुछ भी करके ये शादी टूटने से रोकनी होगी। चल बेटा देव, कर अपना ड्रामा शुरू। देव जी उन लोगों के सामने अपने नकली आंसू बहाते हुए नीरव से बोले, प्लीज ऐसा मत बोलिए नीरव। अगर आपने शादी से पहले मेरी बेटी को ठुकरा दिया तो इस बेचारी से कौन शादी करेगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा और फिर मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचेगा। नित्या को तो देव जी की बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बाप कितना बड़ा कमीना है और पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकता है। जब अनिका जी और दक्ष जी ने देव की बात सुनी, उनके होश उड़ गए और दक्ष जी देव जी के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा देव जी, आप चिंता मत करिए। नित्या की शादी होगी और उसी मुहूर्त, उसी मंडप में होगी। दक्ष जी की बात सुनकर अभी उन सबके साथ नित्या भी अपनी सवालिया नजरों से दक्ष जी की तरफ देखने लगी। वही अनिका जी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, पर कैसे दक्ष? आपने सुना नहीं कि इस लड़के ने क्या कहा और आप खुद भी ये जानते हैं कि ये कितना जिद्दी है, ऐसे में कौन करेगा इस बच्ची से शादी? तभी दक्ष जी नित्या की तरफ आए और प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए उन सबसे बोले, श्रेष्ठ। दक्ष जी के मुंह से उनके बड़े बेटे श्रेष्ठ का नाम सुनते ही जहां निक और अनिका जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया, वही देव जी और सीमा जी की आंखों में पैसों की चमक दिखने लगी और उसके साथ उनके मुंह से अभी इनविजिबल लार भी टपकने लगी थी, क्योंकि वो तो थे ही पैसों के भूखे और दक्ष जी ने श्रेष्ठ का नाम लेकर उन भूखे कुत्तों के आगे जैसे सोने की हड्डी ही डाल दी थी। नित्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। उसे यहाँ कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं थी और उसके पास उनकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब निक ने दक्ष जी की बात सुनी, वो खुद सदमे में चला गया और फिर अपने डैड की तरफ देखते हुए उनसे बोला, व्हाट भाई? डैड आप पागल हो गए हैं क्या? आप भाई को इस गवार लड़की के साथ बांध देंगे, क्यों? इस पर दक्ष जी निक को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए अपनी रुड आवाज में बोले, तुम्हें तो इससे शादी नहीं करनी, तो तुम क्यों अभी बीच में बोल रहे हो? वैसे भी तुम्हारे इस एक फैसले की हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये जानते हो तुम? शादी के कार्ड्स बच चुके हैं और सभी को पता है कि तुम्हारी शादी नित्या से होने वाली है और ऐसे में तुम्हारी वजह से हमें कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अग्निवंशी खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, पूरी दुनिया के आगे हम मजाक बनकर रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं ये होने नहीं दे सकता। तुम्हारी एक गलती की सजा ना ही हम भुगतेंगे और ना ही इस बच्ची को भुगतने देंगे। अभी नीरव भी गुस्से में पागल हो चुका था और वो उसी गुस्से में अपने डैड से बोला, तो आप भाई की शादी इससे करवा देंगे? क्या भाई इस शादी के लिए रेडी होंगे? अरे ये लड़की उनके आगे एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगी।
आप क्यों उन बेचारी को जंगली शेर की गुफा में धकेल रहे हो डैड? ये भाई का गुस्सा सहना तो दूर, उनके आगे खड़ी रहकर उनकी आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। रहने दीजिए और छोड़ दीजिए इसे इसकी हालत पर। दक्ष जी निक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए देव जी से बोले, आप सिर्फ बारात का स्वागत करने की तैयारी करिए देव जी, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। अभी हम चलते हैं, क्योंकि अगले 1 घंटे में हमें फिर से यहाँ आना है, हमारे बड़े बेटे के साथ। इसी के साथ दक्ष जी और अनिका जी वहां से चले गए और निक नित्या को अपनी घिन भरी नजरों से देखते हुए बोला, मेरे भाई से शादी करोगी? मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे तुमसे शादी करने के लिए तैयार होते हैं। तुम अग्निवंशी खानदान की नौकर बनने के लायक भी नहीं हो तो उसकी बड़ी बहू बनना बहुत दूर की बात है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अपने मुंह से जहर उगलने के बाद नीरव वहां से चला गया और उसके वहां से जाते ही देव जी नित्या को घूरते हुए बोले, इतने अच्छे लड़के ने तुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी तेरे मुंह पर, कुछ तो शर्म कर। वैसे अगर उन्होंने मना किया होगा तो इसका मतलब है कि तूने ही कुछ ना कुछ किया है। देव जी नित्या के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोले, बोल क्या किया तूने? इस पर नित्या अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया पापा, मेरा यकीन करिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। नित्या को देखकर देवजी गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोले, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तुझे बताता हूँ। इसी के साथ देवजी ने उनका चाबुक उठाया और इससे पहले वो नित्या को मारते, सीमा जी उन्हें रोकते हुए बोली, रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी 1 घंटे में इसकी शादी है और ऐसे में हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। भले ही नीरव ने इससे शादी करने से मना कर दिया, पर दक्ष जी ने कहा कि उनका बड़ा बेटा इससे शादी करेगा। अगर उसने इससे शादी कर ली तो ये अग्निवंशी खानदान की बड़ी बहू बन जाएगी और फिर सोचिए कितना पैसा मिलेगा हमें। वो नीरव तो फिर भी कॉलेज स्टूडेंट है, पर उनका बड़ा बेटा उनका पूरा बिजनेस चलाता है तो ये मालकिन बन जाएगी और इससे साथ हम भी पैसों में खेलेंगे। शायद सीमा जी की इस बात से देव जी के खाली दिमाग की बत्ती जल गई थी और वो वहीं रुक गए, जिसे देखकर नित्या की जान में जान आई। सीमा जी नित्या को अपनी तेज नजरों से घूरते हुए बोली, जा और जाकर तैयार हो जा। फ्लैशबैक।